नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की तीसरी लहर पर नई चेतावनी की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना पर नई चेतावनी जारी की है। आईएमए ने कहा है कि तीसरी लहर बेहद नजदीक है। ये चेतावनी तब आई है जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया है। बाजार भीड़ से भरे हैं। टूरिस्ट स्पॉट में खचाखच पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। कोरोना के खतरों के बीच जिस तरह से लोग घूम फिर कर खरीदारी करके पर्यटन स्थलों पर घूमकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गहरा दुख जाहिर किया है। आईएमए ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि भारत अभी अभी भयावह दूसरी लहर से तकरीबन बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्थ्य महकमे की कोशिशें हैं, बल्कि ऐसी कोशिशें हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। आईएमए ने जगह जगह भीड़ को देखते हुए एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है। आईएमए ने कहा है कि इतिहास में जितनी भी महामारियां आई हैं, उन्हें देखा जाए तो ये साफ है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। ये बेहद करीब खड़ी है। ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है कि देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों ही लापरवाह है। सभी बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हैं। तो बेहद गंभीर चेतावनी आईएमए की और बिल्कुल सच बात है। एक दिन पहले ही हमने न्यू मार्केट भोपाल राजधानी का जो नज़ारा आपको दिखाया था, अगर आप उसको देखकर भी नहीं संभलेंगे तो तय मानिए कि तीसरी लहर बहुत करीब खड़ी है हमारे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ के आसपास है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि अब देश की राजनीति आबादी पर सोचने लगी है। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ तो उसका असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी दिखा, लेकिन यहाँ सियासत थोड़ा थोड़ा श्रेय लेती भी दिखी। क्या है पूरा मसला, देखिए ये खबर। यूपी से सियासत एमपी आई, जनसंख्या नियंत्रण पर बहस गरमाई, कानून बनाने पर बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस बोली इंदिरा ने की थी पहली पहल, दिग्विजय सरकार ने भी बनाया था कानून। वर्ल्ड मीटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ के आसपास है और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश राज्य की है। इसी राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। नई जनसंख्या नीति भी लागू कर दी गई है, लेकिन अब आबादी पर सियासी बहस धीरे धीरे यूपी की सीमा से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश में भी आ गई है। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। भारत का विकास यदि आप चाहते हैं तो हर व्यक्ति ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथन पे हमेशा संदेह होता है। टाइमिंग देख लीजिए, चुनाव का समय है। ये बहस दूर तलक जाएगी क्योंकि मामला ही ऐसा है। ये धीरे धीरे जंगल में आग की तरह फैल रहा है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण किसी भी देश की उन्नति, प्रगति और विकास का सशक्त माध्यम बनेगा। कि हमारी स्वर्गीय आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्यक्रम चलाया गया था और जनसंख्या नियंत्रण की अभी जो बात उत्तर प्रदेश से उठी है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनता है, कोई स्टेट नहीं बना सकती। कांग्रेस इसे इंदिरा गांधी की पहल बता रही है और एमपी में श्रेय दिग्विजय सरकार को भी दे रही है, लेकिन बताने वाले इसे बीजेपी का चुनावी शिगुफा भी करार दे रहे हैं।
पूरा यूपी चुनाव का स्टैंड है ये, इसे प्रभावित करना है कि इनका कोई चर्चा विकास पे नहीं कराएंगे, ये कोई चर्चा कोरोना पे नहीं कराएंगे, गंगा की लाशों पे कोई चर्चा नहीं होगी, जिस तरह से अखाड़ों के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ कुंभ के दौरान उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, टेस्टिंग खराब हुई उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये सारी चर्चा सिर्फ इस धर्मांतरण के इस पर लाके कर दी जाए ताकि पूरा का पूरा दिमाग हमारी जनता का उधर चला जाए और विकास के मुद्दे पे हटाकर लोगों में पोलराइजेशन किया जाए, जिससे वोटों का बंटवारा हो जाए। ये केवल आइए अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिसे सरकार समस्या मान रही है। मौजूदा दौर की बात करें तो भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से यूपी देश में पहले पायदान पर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ 45 लाख के आसपास है। वहीं देश में मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में 6ठे नंबर पर है। इसी प्रदेश की 100 साल पहले आबादी 1 करोड़ 39 लाख थी। वहीं छत्तीसगढ़ की वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो ये 2 करोड़ 90 लाख है। ये आबादी अपनी रफ्तार से बढ़ ही रही है। सोचिए, अब इतनी बड़ी आबादी के लिए खाना भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। सरकार जो योजनाएं बनाती है उसकी पहुंच भी यहाँ तो हो। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो इस आबादी को उच्च मानक जीवन दे सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत का गरीबी हटाओ नारा कब से बुलंद किया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने नसबंदी प्रोग्राम चलाया, गरीबी हटाने का नारा दिया। ये 1975 की बात है और आज 46 साल बाद 2021 में उसी जनसंख्या पर फिर बहस शुरू हुई है। आगे देखिए होता है क्या। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में है कांग्रेस। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 14 जुलाई को वहां बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को आईना दिखाने की तैयारी भी की है। कैसे, देख लीजिए ये रिपोर्ट। हाय ये महंगाई, जनता अब तंग आई, सियासत ले रही अंगड़ाई। धान, किसान और वैक्सीनेशन पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली कांग्रेस अब महंगाई पर दो हाथ करने जा रही है। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के नेता साइकिल की सवारी करते दिखेंगे। 14 जुलाई को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से लेकर जिलों के प्रदेश अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष साइकिल पर सवार होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उधर 13 जुलाई से बस ऑपरेटर्स ने बसों के पहिए जाम करने का भी ऐलान किया है। बस यातायात संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। इससे करीब 12,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रदेश के करीब 5 लाख लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। ये सरकार का सुनना कहना 100% गलत है, क्योंकि आज बेचारा जो गांव से कोई भी बाइक लेके आता है उसको 100 रुपए का पेट्रोल लगता है। अगर वो बस चलेगी तो वो 20 रुपए में अपना सफर करेगा, उसके पॉकेट में 80 रुपए बचेगा। जिस दिन किराया, फिर बाकी सभी राज्यों में किराया वृद्धि हो चुकी है। उन लोगों ने किराया वृद्धि क्यों किया? सिर्फ यही सोच के किया कि ज्यादा यात्री के ऊपर लोड ना पड़े, तो सरकार को किराया तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के आंदोलन और बस एसोसिएशन की मांग पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, जो पार्टी सरकार में होती है उसको आंदोलन करने का कोई हक नहीं होता है। उस पार्टी को आंदोलन की जगह समाधान निकालना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों को आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तो जनता की सेवा करने के लिए जनता ने चुना है। क्योंकि वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें असफल हो रहे हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। उनको पहले बस ऑपरेटर की हड़ताल के बारे में सोचना चाहिए। उनकी हड़ताल को समाप्त कराने के बजाय खुद हड़ताल कर रहे हैं। तो ये तो कोई असफल लोग ही होते हैं। जब किसी बात में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो वो इस प्रकार की गतिविधि करते हैं। पहले अपनी पार्टी अपने गिरिबान में वो झांक के देखें और उनको सलाह दें। चिट्ठी लिखने की हिम्मत क्यों नहीं? केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री जी को आग्रह भी करने से ये डरते हैं। आखिर ये किस तरीके से अपना पार्टी चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पहले सलाह वो अपनी पार्टी में दें, उसके बाद किसी और को सलाह देने की बात वो सोचें। तेल पर राजनीति नई बात नहीं है। जब केंद्र में बीजेपी विपक्ष में थी तब आए दिन महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया करती थी और तब महंगाई कम करने को लेकर बड़े बड़े दावे भी होते थे। लेकिन पिछले 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है।
और देश में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ ये भी सही है कि छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश की अपेक्षा। अब ये मुद्दा प्रदेश कांग्रेस उठाती है तो बीजेपी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आंदोलन करने का अधिकार जैसा बीजेपी को है वैसा ही कांग्रेस को है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल का खेल मैदान सुबह सुबह बच्चों की हुंकार से गूंज उठता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी युद्ध की तैयारी चल रही है। वैसे तो गांव के बच्चे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए जमा होते हैं, लेकिन कई मायनों में वो व्यवस्थाओं के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्राम संबलपुर, जिला धमतरी, सरकारी स्कूल का खेल मैदान। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते 100 से ज्यादा बच्चे, 132 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल। मार्शल आर्ट्स एक ऐसा खेल जो आमतौर पर बड़े शहरों की पहचान है, लेकिन धमतरी के एक छोटे से गांव संबलपुर आइएगा तो हैरान रह जाइएगा। यहाँ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के दौरान हुंकार भरते बच्चे लक्ष्य की तरफ निशाना साधते कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह होते ही इस मैदान में करीब 100 बच्चे जमा हो जाते हैं। इनमें से 32 खिलाड़ी अब तक गांव के साथ जिला और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। गांव के नाम 132 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, जो इन्हीं नन्हे खिलाड़ियों की देन है। फिर मैंने नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया। मैं अभी तक मेरा नेशनल दिल्ली, कोलकाता, आसाम, तेलंगाना, हैदराबाद और केरला में अभी तक मैंने पार्टिसिपेट किया है। नेशनल में मेडल भी है। मेरे को नेशनल में सिल्वर मेडल मिला है और इंटरनेशनल में गोल्ड है और उड़ीसा में मेरा ब्राउन्ज है। प्रैक्टिस को मैं 2.5 घंटा समय देता हूँ रोज़ सुबह को 7 बजे से कुछ 10 बजे तक। राज्य से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गांव का नाम रोशन करने वाले इन बच्चों को सुविधाओं का अभाव है। खुले ग्राउंड में पथरीली मिट्टी में प्रैक्टिस करने वाले ये नन्हे योद्धा कभी खेल खेल में जख्मी भी हो जाते हैं। फिर भी जज्बे में कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं की दरकार तो है ही। समस्या यहाँ पे एक चीज़ की है, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड की स्थिति ऐसा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल गड्ढा है ना, मिट्टी का पूरा ग्राउंड है। बच्चे इस मिट्टी के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ उनको मैट और गद्दे पे खेलना होता है। प्रैक्टिस मिट्टी पे करो और गद्दे पर। उसके बाद भी हमारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। समर्पण, मेहनत और लगन से किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। ऐसा संबलपुर के बच्चे साबित भी कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था के भरोसे कब तक चला जा सकता है, ये सवाल भी सिर उठाए खड़ा है और जवाब तलाशना जरूरी है। राजेश चावला, बंसल न्यूज, धमतरी। अब एक और इसी मिजाज की खबर। जब इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी बदलने की ठान लेता है तो फिर कोई भी अड़चन, कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मध्य प्रदेश के डिंडौरी ज़िले के बरगा करेली गांव की चंद्रकली ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश के इस पहाड़ी और सुंदर ज़िले की ये खूबसूरत कहानी जो एक ट्राइबल महिला से जुड़ी है, आइए आपको भी दिखाते हैं चंद्रकली मरकाम के हौसले की कहानी। शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा एक गांव, आधुनिकता की पहुंच से इतना दूर कि मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं पहुंचते। ऊपर से नक्सलियों का खतरा अलग, लेकिन इरादे मजबूत हैं। कुछ कर दिखाने का जज्बा है, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो एक नजीर बने। चंद्रकली 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन आत्मविश्वास किसी MBA पास आउट जैसा। 2006 में चंद्रकली ने सरकारी सहायता से पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ कदम रखा और भूमिहीन परिवारों के लिए पोल्ट्री फार्म कोऑपरेटिव बनाई। शुरुआत में इससे 60 लोग जुड़े।
अब इस समूह में 23 गांवों की महिलाएं जुड़ी हैं। पोल्ट्री फार्म का टर्नओवर करोड़ों रुपए है। से ऊपर का हो गया है हम लोगों का टर्नओवर, और इस मुर्गी पालन से हम लोग बहुत खुश हैं। और जिला प्रशासन का भी बहुत इसमें सहयोग रहा, प्रदान संस्था की भी हम लोगों की बहुत सहयोग थी, और सभी शासन से हम लोगों को सहयोग मिला, तब जाके हम लोग इतने आगे बढ़ चुके। और अभी तक हम लोगों की सोच ये है कि दीदियों को करोड़पति दीदियां देखना चाहते हैं हम लोग। चंद्रकली ने 507 स्व सहायता समूहों को जोड़कर उनका महासंघ बनाया है। कल तक जो महिलाएं मजदूरी करती थी, आज वो पोल्ट्री फार्म खोलकर हर महीने लाभ कमा रही हैं। तब तो कहूँ बैला वाहन ले लेता, बैला बद्दी कहूँ सब राशन पानी घटी तो सब खाए पी लेता रखा। बनी मजदूरी कम है गई से पहले बनी मजदूरी करते, अरे बहुत बनी मजदूरी, जा लकड़ी पे अब रही नहीं खाए लेता तो जा बुझ जाओ। प्रदान संस्था के साथ शुरू हुआ चंद्रकली का ये सफर अब एक मुकम्मल मुकाम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सफ़र बहुत आसान नहीं था। 2006 में जब प्रधान ने इस एरिया में काम शुरू किया तो लोग काफ़ी डरते थे सरकार की अलग अलग स्कीम को लेके, स्व सहायता समूहों को लेके। लोग हम जब बुलाने जाते थे तो लोग जंगल चले जाते थे। उस स्थिति से आज लोगों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। चंद्रकली की मेहनत का ही परिणाम है कि आज 476 महिलाएं हैं जो मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। संसाधन नहीं, इरादे सफलता की इबारत लिखते हैं, और इसकी जीती जागती तस्वीर आप सभी देख चुके हैं। यकीन मानिए, आप जो सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। जरूरत है तो बस एक कदम आगे बढ़ाने की। लक्ष्मी नारायण कांसकर, बंसल न्यूज, डिंडोरी। चंद्रकली की कहानी देखकर और उनकी वो मुस्कान आपको याद है, करोड़पति दीदी देखना चाहती हूँ। बिल्कुल देखेंगी चंद्रकली। और एक कोटेशन याद आती है कि बहुत दूर तभी तक बहुत दूर है जब तक आप वहाँ जाते नहीं हैं। चलिए अगली खबर। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन इंदौर में एक बंदर ने इस कहावत को ही गलत साबित कर दिया है। ये बात सुनने में कुछ अजीब सी और चौंकाने वाली ज़रूर लगती है, लेकिन इंदौर के चिड़ियाघर में एक बंदर ऐसा भी है जो अदरक वाली चाय पीना पसंद करता है। आप ही देख लीजिए कैसे ये बंदर महोदय अदरक वाली चाय की चुस्की लेकर आनंद उठा रहे हैं, और ये कह भी रहे हैं कि हे मनुष्यों, बदल दो अब ये कहावत, बंदर भी लेगा अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिस किसी ने भी ये कहावत लिखी, अगर वो आज टिया से मिल ले तो शायद उन्हें ये कहावत बदलनी पड़ जाए, क्योंकि टिया अदरक का स्वाद जानता है। यकीन नहीं होता तो अदरक वाली चाय की चुस्की लेते इन जनाब से मिलिए। ये है टिया। जी हाँ, टिया एक बंदर है जिसे अदरक का स्वाद बेहद पसंद है। अदरक की चाय टिया की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। अदरक वाली चाय का चस्का इन जनाब को कुछ इस तरह से लगा कि जब इन्हें अदरक की चाय नहीं मिलती तो ये बंदर चिड़ियाघर प्रबंधन की नाक में दम कर देता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो निश्चित रूप से उसको स्वाद बहुत पसंद है चाय का। और अदरक वाली अगर चाय होती तो उसको पहले से खुशबू आ जाती, और उसी खुशबू के कारण दौड़ा चला आता है वो। टिया को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रखा गया है। चिड़ियाघर के कैंटीन में जब जब अदरक वाली चाय बनती है तो ये बंदर चाय पीने के लिए वहां पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर में जब कोई गेस्ट चाय पीने के लिए आता है तब भी टिया चाय की टेबल पर पहले से ही मौजूद रहता है। जब भी गेस्ट आते तो गेस्ट आने से पहले वो खुद आके बैठ जाता है कि उसे मालूम है कि अब गेस्ट आए तो चाय भी आएगी। हमारे पास आया था जू में, करीब 2 दिन का ही था। एक दिन पहले इसका बर्थ हुआ था, नेक्स्ट डे हमारे पास इसकी मदर को करंट लगा था, और करंट लगने से मदर की डेथ हो गई थी स्पॉट पर ही। और फिर गाँव वालों ने इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जू में लेके आए। 6 महीने के टिया को ग्रामीण इलाके से रेस्क्यू कर चिड़ियाघर लाया गया था। उस समय ये सिर्फ 2 दिन का ही था। करंट की चपेट में आने से टिया घायल हो गया था। वहीं टिया के अदरक के स्वाद को लेकर जानकारों का कहना है कि जानवरों के सूंघने की शक्ति तेज होती है। ऐसे में जब जानवरों को खाने में कोई चीज पसंद आ जाती है तो वे उसके आदी हो जाते हैं।
जितने भी पशु हैं वो कभी भी स्वाद में नहीं जीते, ना उनको स्वाद का एहसास होता है, वो जीते हैं गंध पर। आप देखिएगा हर पशु जो कुछ भी खाता है पीता तो पहले सूंघता है, सूंघने के बाद ही खाता है, और इनके सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि ये 5 मीटर दूर से सूंघ के पता लगा लेते हैं कि चीज़ क्या है। अब जो गंध जिस पशु को भा गई, जिस जानवर को भा गई, वो गंध के उसके लाइकिंग की चीज़ अगर आप उसके बाद उससे 10 फीट दूर भी रख दोगे तो लपक लेगा, क्योंकि वो उनको सूंघने की क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है। सूंघने के साथ साथ उनका लाइकिंग, जैसे हर बंदर अदरक की चाय नहीं पिएगा, लेकिन उसको पसंद आ गई। टिया को अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेते देख हर कोई हैरान है, क्योंकि ऐसे नज़ारे कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। और इस बंदर का अदरक वाली चाय को लेकर चस्का सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बंदर जाने अदरक का स्वाद। पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। इतना तो तय है कि टिया को ये कहावत बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और इसीलिए टिया ने कहा कि अदरक की चाय इतनी बार पीऊँगा कि ये मनुष्य दोहराने लगेगा कि बंदर को भावे, बंदरक और अदरक दोनों मिल जाते हैं, कि बंदर को भाए अदरक की चाय। बहुत बढ़िया टिया, आप पीते रहें चाय, कोरोना से भी बचाव होगा। हालांकि बंदरों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अदरक की चाय गले के लिए भी अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है, और आप बढ़िया खींच के पी रहे हैं और पिलाने वाले आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी फोरम पर आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।